बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डोंट मूव। कहानी की शुरुआत में हमें एक आयरिश लड़की को दिखाया जाता है जो नींद से जागती है। वो अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी। ये आयरिश लड़की बहुत ज्यादा डिप्रेस है क्योंकि हाल ही में एक हाइकिंग के दौरान उसने अपने छोटे से बेटे को खो दिया। अब वो अपने बेटे के एक टॉय को लेकर घर से चुपचाप निकल जाती है, जिस बारे में उसके हस्बैंड को पता नहीं चलता। वो कार से एक जंगल की तरफ जाती है। अपनी कार को पार्क करने के बाद वो उस पहाड़ पर चढ़ती है जहां पर उसके बेटे की हाइकिंग के दौरान मृत्यु हुई थी। दरअसल उसने अपने बेटे का यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया है और जो टॉय वो अपने घर से अपने बेटे का लाई होती है वो इस जगह पर रख देती है, जिसके बाद वो पहाड़ की चोटी पर जाती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहती है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, रिचर्ड नाम का एक आदमी वहां पर आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करने वाली हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। वो बताता है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे पास एक कार थी जिसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी जान तो बच गई पर मेरी गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं डिप्रेस हो गया। पर धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी को जीने का रास्ता ढूंढ लिया। आयरिस कहती है कि मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। इसके बाद वो अपने बारे में बताती है कि मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ इसी जगह पर ट्रैकिंग करने के लिए आई थी और जब मेरे हस्बैंड अपना और मेरा नाम एक पेड़ पर लिख रहे थे, उसी वक्त मेरा बेटा जो कि मार्शमैलो, जो कि एक बहुत बड़ा आदमी है, उसे रोस्ट करने के लिए पेड़ों की डंडियां ढूंढ रहा था। अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ और वो पहाड़ी से गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई। रिचर्ड कहता है कि मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया, अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। रिचर्ड वहां से जाने लगता है। आयरिस ने भी अब अपना इरादा बदल दिया है, इसीलिए वो नीचे आ जाती है जहां पर उसकी कार होती है। वहां पर रिचर्ड की भी कार है। दरअसल उसने उसकी कार के पास ही अपनी कार को पार्क कर दिया होता है, जिस वजह से वो अपनी कार के अंदर नहीं जा पा रही होती। और अब रिचर्ड उसकी मदद करने के लिए बाहर आता है। उसके हाथ में एक अम्ब्रेला होता है जो कि असल में एक स्टन डिवाइस है जिससे करंट लगाकर किसी को भी बेहोश किया जा सकता है। और अब उस डिवाइस से वो आयरिस को बेहोश करके अपनी कार में बांध कर रख देता है। कुछ देर के बाद जब आयरिस की आंखें खुलती है तो समझ जाती है कि रिचर्ड ने उसका किडनैप किया है। उसके हाथ में स्मार्ट वॉच होती है जिससे वो पुलिस को कॉल करना चाहती है। रिचर्ड को इस बारे में पता चल जाता है। वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कवरेज नहीं आता। और अब आयरिस को याद आता है कि उसने घर से निकलते वक्त अपनी जेब में एक चाकू रखा था। वो चुपचाप उस चाकू को निकालकर अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है। साथ ही वो रिचर्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उससे पूछती है, पर रिचर्ड कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पता है कि वो गर्लफ्रेंड की बात करके उसे इमोशनल करना चाहती है। और तभी वो अपने हाथों को खोलकर रिचर्ड के ऊपर हमला करती है, लेकिन रिचर्ड उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें दोनों के दोनों अब गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं। आयरिस के हाथ में चाकू है। रिचर्ड से कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रिचर्ड कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम्हें खास तरह का इंजेक्शन दिया है जिससे तुम अगले 20 मिनट्स में पूरी तरह से पैरालाइज हो जाओगी। तुम देख और सुन तो सकोगी लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाओगी। आयरिस वहां से भागना चाहती है। रिचर्ड कहता है कि इस जंगल से भागना इतना आसान नहीं है, 20 मिनट बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, जिसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। आयरिस अपनी घड़ी में 20 मिनट का टाइमर लगाकर वहां से भाग जाती है ताकि वो वहां से दूर निकल सके, उसे कोई मदद मिल सके। अब उसका एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर देता है। वो एक पेड़ की जड़ के साथ लेट जाती है ताकि रिचर्ड उसे ढूंढ ना पाए, पर वहां पर चींटियां होती है जिस वजह से उसे वहां से निकलना पड़ता है। रिचर्ड उसे देख लेता है पर वो रेंगते हुए नदी में कूद जाती है। नदी का बहाव बहुत तेज होता है, इसीलिए बहते हुए वो वहां से कुछ दूर निकल जाती है। वो देखती है कि उसकी घड़ी में अब भी 1 मिनट का टाइम है, जिस 1 मिनट में उसे यहाँ से निकलना होगा। वो जल्दी से निकलकर घास पर लेट जाती है और अब उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। वो देख और सुन सकती है लेकिन अपने किसी भी शरीर के अंग को हिला नहीं सकती। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका एक फार्म होता है। वो देखता है कि आयरिस वहां पर पूरी तरह से निढाल है।
वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस चाहकर भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती। जिसके बाद वो पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? वो एक बार पलकें झपकाती है, जिसका मतलब हाँ होता है। वो पूछता है, क्या तुम अपनी बॉडी को मूव कर सकती हो? वो 2 बार पलकें झपकाती है, जिसका मतलब ना होता है। और अब वो बूढ़ा आदमी उसे एक ट्रॉली में अपने घर के अंदर ले जाता है ताकि पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। आयरिस समझ जाती है कि ये रिचर्ड होगा। वो बार बार अपनी पलकें झपकाना शुरू कर देती है। उसकी आंखों में डर होता है। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आयरिस को सोफे के पीछे छुपाकर बाहर जाता है। बाहर सच में रिचर्ड होता है, जो आयरिस को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच चुका है। रिचर्ड उस बूढ़े आदमी से पूछता है, यहाँ पर कोई लड़की आई थी? बूढ़ा आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद रिचर्ड कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और वो मुझसे रूठ कर चली गई। वो अजीब अजीब सी बीमारियों का बहाना करती है। अगर तुमने उसे देखा है या अपने घर पर रखा है तो मुझे बता दो। मेरे पास फोन नहीं है, इसीलिए मैं अपनी वाइफ को कॉल नहीं कर सकता। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पुलिस को कॉल कर देता हूँ। वो घर के अंदर आता है और अब उसके पीछे पीछे रिचर्ड भी आ जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? उसके सामने रिचर्ड रोने का नाटक करता और कहता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत परेशान हूँ। वो बहुत इमोशनल बातें करता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी भी इमोशनल हो जाता है। और अब वो उसे आयरिस के बारे में बताने वाला होता है कि तभी रिचर्ड की जेब में जो उसका फोन होता है वो वाइब्रेट होने लगता है, जिससे बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि उसने उससे झूठ कहा है। वो रिचर्ड से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा फोन खराब है, पर तुम्हारी जेब में तुम्हारा फोन है जो वाइब्रेट हो रहा है। और अब रिचर्ड अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे बता दो कि तुमने उस लड़की को कहां पर छुपाया है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो। वो बूढ़े आदमी के ऊपर हमला करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी भी बहुत ताकतवर होता है। वो उसे दूर फेंक देता है। इन दोनों की भिड़ंत में रिचर्ड के हाथ में चाकू आ जाता है, जिससे वो बूढ़े आदमी को मार देता है। आयरिस सोफे के पीछे से सब कुछ देख रही होती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई। और अब रिचर्ड को पता है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है, क्योंकि बूढ़े आदमी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। इसीलिए वो इस पूरे घर पर आग लगाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं आयरिस, जिसकी बॉडी में अब धीरे धीरे दवा का असर कम हो रहा होता है, इसीलिए उसकी उंगलियां एक हाथ काम करना शुरू कर देता है, जिससे वो विंडो पर लगी कर्टेन को हिलाना शुरू कर देती है। बाहर रिचर्ड, जो उस बूढ़े आदमी का ट्रक लेकर यहाँ से निकलने वाला होता है, वो कर्टेन को देख लेता और समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई है। और जब वो अंदर आता है, सोफे के पीछे देखता है तो वहां पर आयरिस होती है, जिसे वो बूढ़े आदमी के ट्रक में रखकर यहाँ से निकल जाता है। दरअसल अब वो अपने पुराने घर में जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी का कॉल आता है, जो बताती है कि इस बार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इसीलिए मैं और मॉम आपके पास केबिन में आने वाले हैं, जहां पर रिचर्ड कुछ दिन बिताने के लिए अकेला आया है। रिचर्ड अपनी वाइफ से बात करता और कहता है कि कुछ वक्त मैं अकेला बिताना चाहता हूँ। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, शाम तक हम दोनों वहां पर पहुंच जाएंगे। रिचर्ड को इससे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आयरिस को वो उसी केबिन में ले जाने वाला था। अब उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। और रिचर्ड देखता है कि वहां पर कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे होते, इसीलिए पेमेंट करने के लिए वो अंदर जाता है। वहीं आयरिस का अब एक पैर भी काम करना शुरू कर देता है। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है, जो उसे हेलो कहता है। लेकिन इससे पहले कि आयरिस उसे कुछ कह पाती, वहां पर उसकी मॉम आ जाती है, जो देखती है कि आयरिस पूरी तरह से निढाल है, वो बिल्कुल नहीं हिल रही। उसे शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। पर तभी रिचर्ड आ जाता है, जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरकर वहां से निकल जाता है। वो जंगल के उसी हिस्से में आता है जहां पर उसकी खुद की कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। और अब वो तय करता है कि बूढ़े आदमी के ट्रक से वो अपनी कार को टो करके ले जाएगा। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो रिचर्ड से पूछता है कि तुम कौन हो। रिचर्ड कहता है कि मेरा नाम एंड्रयू है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर को अपनी आईडी दिखाता है। सच में उसका नाम एंड्रयू होता है, उसने अपना नाम रिचर्ड गलत बताया था। और अब पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और गाड़ी में जो लेडी बैठी हुई है वो कौन है।
वो कहता है कि वो मेरी वाइफ है जो बहुत ज्यादा ड्रंक है, उसने मुझसे झगड़ा किया जिस वजह से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अब पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी के पास जाता है। आयरिस उसे सब कुछ बताना चाहती है लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से नॉर्मल बात नहीं कर सकती, लेकिन उसका एक हाथ काम कर रहा होता है जिससे वो गाड़ी की विंडो को नीचे करती है और पुलिस ऑफिसर को बहुत मुश्किल से धीरे से कहती है कि मेरी मदद करो। पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि एंड्रयू यानी कि रिचर्ड ने उसे झूठ कहा है, पर इससे पहले कि वो अपनी गन निकालकर उसे गन पॉइंट पर लेता, रिचर्ड उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में डालकर अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और बूढ़े आदमी के ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाता है। आयरिस ने अब तक उस सिरिंज को चुरा लिया होता है जिसके अंदर पैरालाइज करने वाली दवा है। वो मौका देखकर रिचर्ड को वो दवा इंजेक्ट करना चाहती है। आयरिस कहती है कि आज शायद तुम्हारा दिन अच्छा नहीं है, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो नहीं रहा। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और अब आयरिस को मौका मिल जाता है। वो उसके पैर पर उस इंजेक्शन को लगा देती है, पर अब भी उसका थंब काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से दवा को वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर पाती। रिचर्ड उस इंजेक्शन को निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने केबिन में ले जाकर तुम्हारे साथ बहुत मजे करना चाहता था, पर अब वहां पर मेरी फैमिली आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें इसी झील में धक्का दे दूंगा। वो उसे बोट में बिठाता है और झील के बीचों बीच ले जाता है। आयरिस देखती है कि उसके पास एक चाकू है, जिस चाकू को वो हासिल करना चाहती है। वो कहती है कि मेरी जेब में मेरे बेटे का खिलौना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के आखिरी वक्त में वो खिलौना मेरे पास रहे। मेरी जेब से खिलौना निकाल कर मेरे हाथ पर रख दो। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रिचर्ड उसकी बात मान जाता है और जब वो उसके पास आता है तभी वो उसके चाकू को निकाल कर उसकी गर्दन पर हमला कर देती है, जिससे वो बोट से नीचे गिर जाता है। उसकी गन भी बोट में रह जाती है, जिसे वो उठा लेती है। रिचर्ड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन अब आयरिस अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। एक गोली रिचर्ड को लग जाती है और अब वहां पर आयरिस उसी तरह से निढाल पड़ी होती है। वो यहाँ से अब किसी भी तरह से निकलना चाहती है। साथ ही उसे इस बात का एहसास भी हो चुका है कि जिंदगी बहुत कीमती होती है, हमें उसे इस तरह से जाया नहीं करना चाहिए। पर अब उसे एहसास होता है कि जिस नाव में, जिस बोट पर वो है, गोली लगने की वजह से उसमें पानी भर रहा है। अभी भी उसकी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वो तैर नहीं पाती। जल्दी बोट में पूरी तरह से पानी भर जाता है, जिससे वो पानी में उस झील में डूबने लगती है। पर अब जल्दी दवा का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इसीलिए वो तैर कर ऊपर आ जाती है। तभी वो देखती है कि झील के दूसरी तरफ रिचर्ड भी अब बाहर आ चुका है। वो उसके पास जाती है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है थैंक यू, क्योंकि उसी की वजह से उसे जिंदगी की कीमत का पता चला। उसे समझ में आया कि जिंदगी भले ही कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें जीना पड़ता है। हमें बुज़दिलों की तरह अपनी जिंदगी का खात्मा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। उसके दिल में अपने बेटे को खोने का दुख तो है, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास है कि उसके पास एक जीवन है, जिस जीवन को उसे अपने हस्बैंड के साथ जीना होगा। इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।